हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है अस्थायी रूप से। तो इस पर डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से एक एक पॉइंट को देखेंगे और भी कई क्वेश्चन हैं, उन सब पर चर्चा होगी। शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A पर रोक लगा दी। तो अंग्रेजों ने इसे कब लागू किया था? आंसर होगा 1870 यानी 1870 में ये लागू किया गया था और तब से ये कानून भारत में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ पर ये रोक लगाई है। कब लगाई है? 11 मई को। तो इस मुद्दे पर कई सारे सवाल उठते हैं जिन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल में। राजद्रोह कानून की परिभाषा क्या है? राजद्रोह के मामले में सजा का क्या प्रावधान है? क्यों विवादित है राजद्रोह कानून? कितने लोग जेल में बंद हैं इस कानून के तहत? चर्चित नाम जिन पर मुकदमा हुआ और काफ़ी विवाद भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है? किन जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है? कोर्ट में केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या कहा, क्या पक्ष रखा? किसके पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है? और क्या ब्रिटेन ने जो लागू किया था, यानी अंग्रेज़ों ने भारत में लागू किया था ये कानून, वहाँ पर ये कानून है क्या राजद्रोह कानून? कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। अब देख लेते हैं कि राजद्रोह की परिभाषा क्या है। आईपीसी के सेक्शन 124A में जो राजद्रोह की परिभाषा दी गई है उसमें क्या है? तो इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान का अपमान या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 124A के तहत देशद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। ओके, इसके अलावा ऐसा कोई भाषण या अभिव्यक्ति जो देश में सरकार के खिलाफ घृणा, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, तो वो भी देशद्रोह की श्रेणी में ही आता है। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठन से जाने या अनजाने में संबंध रखता है या किसी भी तरह का सहयोग देता है, तो वो भी देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। तो ये है देशद्रोह की परिभाषा आईपीसी की धारा 124A के तहत। ओके, किसने बनाया था ये और ये कानून कैसे बना? देखिए, ये कानून अंग्रेज़ों ने 1870 में बनाया था। 1870 में थॉमस मैकाले ने ड्राफ्ट किया था, जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है। और इससे पहले मैकाले के नेतृत्व में ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे आईपीसी को तैयार किया था। ओके, आईपीसी पहले तैयार हुआ, उसके बाद इस सेक्शन को जोड़ा गया था इसमें, यानी सेडिशन लॉ को। इसका सबसे पहले इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने किया था 1897 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा क्या है? तो राजद्रोह के मामले में सजा का क्या प्रावधान है? तो देखिए, दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। देशद्रोह गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में, यानी जमानत नहीं दिया जा सकता है पुलिस के द्वारा, कोर्ट ही दे सकती है। देशद्रोह का जो मामला है वो अगर दोषी पाया गया तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो अप्लाई नहीं कर सकता है, उसका पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। तो ये विवाद क्यों हुआ इस कानून पर, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? तो देखिए, बहुत लगातार बढ़ते हुए जो मुकदमे हैं उससे ये आम धारणा बनी कि सरकार राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ का उपयोग लोगों को, यानी कुछ खास लोगों को जेल में रखने के लिए कर रही है। तो यहाँ सवाल उठता है कि कितने लोगों पर राजद्रोह का केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, जो कि पीआईएल जिन लोगों ने किया था उसकी तरफ से वकील थे, उनका ये कहना था कि 2010 से 2022 तक 800 केसेस हैं, उनमें 13,000 लोगों को राजद्रोह कानून में अरेस्ट किया जा चुका है। ओके, 2014 से 2019 के बीच में कुछ और डेटा है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में। 14 से 19 के बीच में 326 लोगों पर मुकदमा हुआ, उनमें से मात्र 6 लोग ही दोषी ठहराए गए। मतलब कि इसे ये माना जा रहा है, परसेप्शन ये बन रहा है कि इसका यूज़ लोगों को जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि चर्चित नाम जिन पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और विवाद भी हुआ उस पर, जैसे अभी हाल ही में सांसद नवनीत राणा, उन पर राजद्रोह का मामला बना महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे
उसके बाद ये मुकदमा किया गया। फिर JNU-SU के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार, उन पर हुआ। पत्रकार विनोद दुआ पर हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। सांसद शशि थरूर, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और नेता हार्दिक पटेल। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा हुआ और उस पर विवाद हुआ। और इस मामले में बहुत सारी PIL सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। तो कोर्ट ने देशद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी चिंता जताई कि सरकार इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि देशद्रोह यानी राजद्रोह कानून यानी IPC के सेक्शन 124A के प्रोविजंस पर पुनर्विचार हम कर सकते हैं, इजाज़त मांगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, हम इजाज़त देते हैं, लेकिन तब तक ये कानून सस्पेंड रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन ने जो 1870 में ये कानून लागू किया था, क्या वहाँ पर अभी राजद्रोह कानून है? देखिए, तो भारत में तो देशद्रोह कानून बना दिया ब्रिटेन ने, लेकिन वहाँ पर राजद्रोह कानून 2009 में समाप्त कर दिया गया था, देशद्रोह कानून। और दुनिया के कई देशों में ये कानून लागू है, जैसे ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ऐसे देश ये इसमें शामिल हैं। कानून बनने के 152 वर्ष हो गए, यानी 152 ईयर, और उसके बाद पहली बार देशद्रोह कानून के प्रोविजंस में उसके प्रोविजंस को सस्पेंड किया गया है, यानी उस पर रोक लगाई गई है फिलहाल। तो किन जजों की पीठ ने यानी बेंच ने ये फैसला सुनाया, अंतरिम फैसला? तो भारत के चीफ जस्टिस आप देख रहे हैं बीच में हैं CJI NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली। तीनों जजों ने ये फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या आदेश सुनाया? आदेश ये दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी प्राथमिकी दर्ज करने यानी FIR दर्ज करने, जांच जारी रखने या IPC की धारा 124A के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगी। जो लोग पहले से ही IPC की इस धारा के तहत दर्ज हैं, यानी सेडिशन चार्ज जिन पर लगा हुआ है, वो जमानत के लिए संबंधित अदालतों में रुख कर सकते हैं। यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो आरोपी पक्ष के राहत के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, स्वतंत्र हैं वो लोग। और अदालतों से ये अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वे अपना आदेश पारित करते समय जो ये बातें हैं उन सब का ध्यान रखें, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आदेश जारी किया गया है। ओके, अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा? तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि IPC की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भविष्य में इस कानून के तहत FIR SP की जांच और उसकी सहमति से ही दर्ज की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम फिलहाल इस पर रोक लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि किसकी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की है। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, TMC के सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्ष की ओर से ये देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और इन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आज के समय में इस कानून की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर आप समझ चुके हैं पूरी बात, और इसका PDF भी हमने दे दिया है। जो भी आपने देखा लिखा हुआ, जो भी मैंने बताया है, वो सब एक एक कंटेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है। डेली का PDF फ्री होता है। वैसे आप 2021 और 2022 के अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक हमने दिया है और वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप लिया है 1 ईयर का, और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, 6 माही, और इस तरह से लगातार 1 साल तक आप ले सकते हैं, पिछले सालों के भी। वीकली मॉक टेस्ट करवाते हैं हम लोग एवरी संडे को। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। तो ऐप के थ्रू आप करंट अफेयर्स की खास तौर पर तैयारी कर सकते हैं। देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है प्लान का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजनीतिक पंडित सुखराम का निधन हो गया 11 मई 2022 को, तो किस अवधि तक चर्चित टेलीकॉम मिनिस्टर रहे? आंसर होगा 1993 से लेकर 1996 के बीच में। न्यूज़ आप देख रहे हैं, 96 ईयर के थे और हिमाचल प्रदेश से थे वो। ओके, राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया था 1963 में कांग्रेस पार्टी से। 5 बार विधायक रहे, फिर 3 बार
संसदीय चुनाव भी उन्होंने जीता। और नरसिंह राव की जब सरकार थी, प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, तो उस समय 1993 से लेकर 1996 तक वो देश के टेलीकॉम मिनिस्टर रहे। और पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और 2011 में इनको 5 साल सज़ा सुनाई गई थी जेल की। ओके, हालांकि इनको टेलीकॉम क्रांति लाने की भूमिका के लिए याद भी किया जाता है। 1993 से 1996 के बीच में उन्होंने भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी को इंडिया में, मतलब विदेश से लेकर आए थे वो, और पहली बार मोबाइल कॉल भारत में 31 जुलाई 1995 को की गई थी। ओके, तो दोनों पक्ष हैं, भ्रष्टाचार भी है और टेलीकॉम क्रांति की भी बात कही जाती है, मोबाइल क्रांति को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया 10 मई 2022 को। तो किस वाद्य यंत्र को लेकर वो मशहूर थे? आंसर होगा संतूर। मशहूर संतूर वादक थे, उनका निधन हो गया। 84 ईयर के थे और किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे थे। ये रहा फोटोग्राफ इनका। उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938 को जम्मू में। 13 साल की उम्र में उन्होंने संतूर सीख लिया था, उसे बजाना। और संतूर जो है वो जम्मू कश्मीर का लोकल, वहाँ का स्थानीय वाद्य यंत्र है और उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय पंडित शिव कुमार को ही जाता है। और इन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में भी म्यूजिक कंपोज किया है, सिलसिला, लम्हे, चांदनी जैसी कई फिल्में। पुरस्कार भी इनको कई मिल चुके हैं, जैसे 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1991 में पद्मश्री और 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस जिले में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हमला हुआ है? आंसर होगा मोहाली में, और यह हमला हुआ है 9 मई 2022 को। धमाके के कारण बिल्डिंग के शीशे टूट गए थे, न्यूज़ आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि माइनर एक्सप्लोजन हुआ है इसके जरिए। पंजाब ये रहा, और ये खिड़की के शीशे टूट गए, और ये रहा वो जो एक्सप्लोसिव था वो वहाँ पर जो विस्फोट हुआ। इस मामले की जांच की जा रही है वहाँ के पुलिस के द्वारा। तो बात पंजाब की हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिवंगत दानिश सिद्दीकी के साथ किन भारतीयों ने वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। 3-4 पत्रकारों यानी दानिश सिद्दीकी को जोड़ ले तो टोटल 4 पत्रकारों को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और क्यों मिला ये अवार्ड इन चारों को? क्योंकि इन्होंने भारत में कोविड-19 की स्थिति को दर्शाने वाले फ़ोटोग्राफ खींचे और उससे पूरी दुनिया हिल गई थी उन फोटोग्राफ को देख के। तो ये इन सब के फ़ोटोग्राफ हैं, यानी चारों के जिन्होंने पुरस्कार जीता है और पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला है। और इस फोटोग्राफ के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि एक तरफ बस्ती है और एक तरफ शमशान है जहाँ पर लाइन से चिताएं जल रही हैं। तो इस फोटोग्राफ के लिए उनको पुलित्जर अवार्ड मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और भारतीय को मिला है, इसलिए बेहतरीन बात है। ख़ास तौर पे दानिश सिद्दीकी के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ इनका है, दानिश सिद्दीकी का। यहाँ पर इनको 2018 में भी फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। उस वक्त उन्होंने रोहिंग्या जो रिफ्यूज़ी थे उसकी क्राइसिस के लिए उन्होंने फ़ोटोग्राफ खींचा था बांग्लादेश में, उसके लिए अवार्ड मिला था। और 2022 में ये दूसरा अवार्ड मिला है इस बार। ओके, और इनका निधन हो चुका है 2021 में अफ़गानिस्तान में, जब ये एक ख़ास असाइनमेंट पे थे फोटोग्राफी के। और उस वक्त कंधार के पास में ही वहाँ एक शहर पे आर्मी यानी अफ़गान आर्मी और तालिबान के बीच में संघर्ष हो रहा था, उसको कवर कर रहे थे। उसी दौरान तालिबानियों ने इनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा कई लोगों को ये अवार्ड मिला है पुलित्जर प्राइज़, भारत के बाहर के लोग हैं। तो आप देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इंडियन जिन लोगों को मिला है वो बस ध्यान रख लेना, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बस 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं जो नाम हमने ये बताए हैं, ये 3 और एक दानिश सिद्दीकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस IIM के अस्थायी परिसर का उद्घाटन मई 2022 में किया? आंसर होगा IIM नागपुर।
ओके, और फोटोग्राफ ये रहा उद्घाटन करते हुए, अभी हाल ही में किया है, मई में ही उद्घाटन। IIM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये शानदार ये बिल्डिंग बनी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बनी है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस धावक ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा अविनाश साबले। उन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया? तो साउंड रनिंग ट्रैक मीट में, पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में। ओके, आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन जून कैपिस्ट्रानो, वहाँ पर आयोजित किया गया था। 6 मई को आयोजित किया गया था। और साबले ने, इन्होंने 13 मिनट 26 सेकेंड में ये रेस पूरा कर लिया। और इसके बाद उन्होंने भारतीय जो धावक थे बहादुर प्रसाद, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, अविनाश साबले ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इंडियन आर्मी के महार रेजिमेंट के सिपाही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? भारत के किस शहर में? आंसर होगा चेन्नई। फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर, तो उसी ने चेन्नई में IIT मद्रास के रिसर्च पार्क कैंपस में ये इसका उद्घाटन किया है, शुरू किया है ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर। तो फाइजर का ये एशिया का सबसे बड़ा और पहला ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर है। 150 करोड़ की से भी ज़्यादा लागत हुई है और 61,000 वर्ग फुट में इसको बनाया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर रिसर्च किए जाएंगे इस लैब में दवाओं से रिलेटेड। और ये है तमिलनाडु में, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रवि। और राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आंसर होगा, इसका नाम है यू सुक योल। ओके, और फोटोग्राफ ये रहा। दक्षिण कोरिया कहाँ पर है? एक बार दिखाता हूँ मैप में। ये रहा प्यारा भारत। और अब चलते हैं इस तरफ, और यहाँ है ये दक्षिण कोरिया। ओके, इधर वाला उत्तर कोरिया है यानी नॉर्थ कोरिया, और ये है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। ओके, तो इसी के 13वें राष्ट्रपति बन गए हैं ये। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोरियन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया, यानी दूसरा चरण है इस योजना का। ओके, और ये योजना क्या है? तो बालिकाओं यानी लड़कियों के हायर एजुकेशन के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेंबरशिप ले सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पर सरकारी जॉब न्यूज़ का। उससे आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले सुबह यानी कल सुबह नए वीडियो के साथ।